जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स विद एचपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी पर जुटे होंगे। तो जो हिंदी भाषा की हमारी श्रृंखला चल रही है उसका आज हम भाग 3 देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अपभ्रंश या अबहट्ट भाषा का उद्गम किस प्रकार हुआ। जैसे कि पिछली वीडियोज़ में हमने ये देखा था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और हमने जो भाषा का प्रयोग काल है वो भी हमने देखा था इसमें। जैसे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में देखा था हमने, और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में देखा था, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में देखा था, जिसमें हमने बहुत सारी चर्चा किए थे। उसी की अगली श्रृंखला में हम हिंदी का विकास क्रम देखेंगे, जिसमें हमने देखना है संस्कृत के बारे में, जो मैंने बताया था आपको कि ये सभी भाषा की जननी है, जिसमें हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत देखे थे, और ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हमने देखा था। ठीक है। और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी उसके अंतर्गत हमने पाली और प्राकृत और अपभ्रंश के बारे में हमने देखा था, जिसका प्रयोग काल क्या था, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ठीक है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में भी हमने देखा था, जो 1000 ईस्वी से अब तक। हमने ये भी देखा था कि जो हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें हमने प्राकृत भाषा को देखा था, जिसमें हमने प्रथम प्राकृत में देखा था पाली भाषा, जिसमें हमने ये देखा था कि भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सभी पाली भाषा में ही माने जाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि द्वितीय प्राकृत काल में देखा था कि इसमें भगवान महावीर के उपदेश संबंधित भाषा इसे माना गया है। और तृतीय प्राकृत काल में हमने अपभ्रंश या अबहट्ट देखा था, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं आज के भाग 3 में अपभ्रंश या अबहट्ट के बारे में, इसका प्रयोग काल और इसका उद्गम किस प्रकार हुआ। तो हम देख रहे हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा का विकास क्रम में अपभ्रंश का विकास देखेंगे हम। ठीक है। अपभ्रंश की अगर बात करें तो 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के मध्य अपभ्रंश का उद्गम माना जाता है। ठीक है। और साहित्य का जो आरंभ है वो 8वीं सदी से हुआ था, जो 13वीं सदी तक जारी रहा। अपभ्रंश का शब्द क्या होता है, पतन होता है। जो अपभ्रंश शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पतन। क्या होता है, पतन। किंतु हम देखें तो ये अपभ्रंश जो है ये साहित्य से अभिष्ट है। अपभ्रंश क्या है, साहित्य से अभिष्ट है और प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का साहित्य है। ठीक है। आइए अब देखते हैं हम जो इसके प्रमुख रचनाकार कौन कौन हैं। इसके प्रमुख रचनाकार कौन कौन हैं, तो सबसे पहले स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। और इनकी जो रचना है वो है पाउम चरियु। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, राम काव्य। पाउम चरियु, जिसका अर्थ क्या है, राम काव्य। इसे ध्यान रखें। और जो दूसरे हमारे कवि है वो है धनपाल। ठीक है, क्या नाम है इनका, धनपाल, जिनकी रचना क्या है, भविष्ययत कहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी, जिसको अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कहा गया है। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य कहा गया है। इसके बाद जो हमारे अगले कवि है वो है पुष्पदंत। कौन है, पुष्पदंत। ठीक है। और पुष्पदंत की जो रचना है वो है महापुराण। ठीक है, जिसे हम जसहर चरियु भी कहते हैं, जसहर चरियु। इसके बाद जो अगले कवि है वो है सरहपा कणहपा। सरहपा कणहपा। ठीक है। और इनकी रचना है चर्यापद और दोहा कोसी। चर्यापद और दोहा कोसी। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो है ये एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो इनका नोट्स बनाएं और डेली इनका रिवीजन करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अपभ्रंश से जो आधुनिक आर्य भाषा का विकास हुआ वो किस प्रकार हुआ।
तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि अपभ्रंश के भेद देखेंगे, जिसमें अब भी हमने कुछ समय पहले चर्चा किए थे शौर सैनी के विषय में, ठीक है। और इसके पहले वीडियो में भी हमने चर्चा किए थे, शौर सैनी को हमने अपभ्रंश का भेद बताया था उसमें। तो अपभ्रंश के भेद में हम सबसे पहले देखेंगे शौर सैनी, और इसमें जो इसकी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, शौर सैनी का जो वर्तमान स्वरूप है वो देखेंगे। तो शौर सैनी का जो वर्तमान स्वरूप है वो किन किन में विभाजित हो गया है, किन किन भाषाओं में। तो पहला है पश्चिमी हिंदी में, ठीक है। उसके बाद है राजस्थानी और गुजराती। ये तीनों जो भाषाएं हैं जो आधुनिक समय में बोली जा रही है, आधुनिक आर्य भाषा, ये शौर सैनी का ही एक प्रकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अर्धमागधी, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो भेद है वो है अर्धमागधी, ठीक है। और अर्धमागधी क्या है, ये है पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी क्या है, ये अपभ्रंश के भेद का जो प्रकार है अर्धमागधी, उसी का एक रूप है आधुनिक समय में, ठीक है। मतलब जो आधुनिक आर्य भाषा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, उसमें पूर्वी हिंदी भी क्या है, ये अपभ्रंश का ही एक भेद है। चलिए इसके बाद देखते हैं नंबर 3 में मागधी भाषा है। नंबर 3 में क्या है, मागधी भाषा है। और मागधी भाषा का अगर आधुनिक स्वरूप देखें हम तो ये बिहारी है, उड़िया है, बांग्ला है और असमिया है, ठीक है दोस्तों। ये चारों भाषाएं क्या है, मागधी भाषा का ही स्वरूप है, अर्थात वर्तमान स्वरूप कहना चाहिए इसे। इसके बाद अगला नंबर है खस, ठीक है। और इसका जो स्वरूप है वो क्या है, पहाड़ी। और ये पहाड़ी भाषा जो है ये शौर सैनी से प्रभावित भाषा इसे माना जाता है, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण, ये भी क्या है, पंजाबी भाषा जिसको हम सुनते हैं अक्सर, और ये भी शौर सैनी से प्रभावित भाषा है। और एक सिंधी भाषा भी जो है ये भी ब्राह्मण के अंतर्गत आती है। और महाराष्ट्री, ठीक है। अपभ्रंश के भेद में एक क्या है, महाराष्ट्री है, जिसका वर्तमान स्वरूप क्या है, मराठी, जो महाराष्ट्र में चलती है। इस प्रकार कितने 6 भेद हैं अपभ्रंश के, इन्हें ध्यान रखना है। और इनका जो आधुनिक स्वरूप है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो स्वरूप है, ये भी हमें ध्यान रखना है सभी का। ये MPPSC में कई बार 6 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम अगले पार्ट में अपभट्ट, ठीक है, कि अपभट्ट क्या है। तो अपभट्ट जो है ये अपभ्रंश शब्द का ही एक विकृत रूप है, ठीक है। अपभट्ट क्या है, अपभ्रंश शब्द का ही एक विकृत रूप है। और इसे जो है परिवर्ती अपभ्रंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिवर्ती अपभ्रंश। और इसका कालखंड वही है, ठीक है, 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, है ना। लेकिन अक्सर जो है इसका प्रयोग जो है वो 14वीं सदी तक होता रहा है, ठीक है ना। और इसके प्रमुख रचनाकार कौन है, अब्दुल रहमान, ठीक, जिनकी रचना क्या है, स्नेह रासय, या जिसको संदेश रासक भी कहा गया। क्या, स्नेह रासय, या इसको अपन संदेश रासक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगले जो कवि है वो है दामोदर पंडित, ठीक। और इनकी रचना क्या है, उक्ति प्रकृति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है। इसके बाद अगले जो कवि है वो है ज्योतिषवर ठाकुर, और इनकी रचना है वर्ण रत्नाकर। इसके बाद विद्यापति है, इनकी रचना है कीर्तिलता। और रोड कवि, ये इनकी रचना क्या है, राउल वेल, क्या है, राउल वेल। तो इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों प्राचीन या पुरानी हिंदी, ठीक है, प्राचीन या पुरानी हिंदी। तो प्राचीन या पुरानी हिंदी में अगर देखें हम तो मध्य देशी भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी होने के कारण हिंदी का आधुनिक स्थान भारतीय आर्य भाषा में सर्वोपरि है, ठीक है। अर्थात ये भाषा जो है एक तो प्राचीन समय से और मध्य भाग में ज़्यादातर बोली जाने वाली भाषा थी, ठीक है। इसी कारण इस भाषा को क्या किया गया, सभी भाषाओं में, भाषाएं तो बहुत सारी है, ठीक है, लेकिन सभी भाषाओं में इसे सर्वोपरि माना गया है। और प्राचीन हिंदी से अभिप्राय क्या है, पहले ये समझें। तो प्राचीन हिंदी से अभिप्राय क्या है, अपभ्रंश या अपभट्ट के बाद की जो भाषा है वही है प्राचीन हिंदी। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है ना। लेकिन संस्कृत के बाद क्या है, पाली के बाद प्राकृत के बाद कौन सी भाषा आई, अपभ्रंश, ठीक है। और उसके बाद शौर सैनी, और उसके बाद हिंदी, ठीक है ना। तो अंततः क्या आई, हिंदी भाषा, ठीक है। मतलब अपभ्रंश या अपभट्ट के बाद की भाषा, ठीक है। इसके बाद हिंदी का जो आदिकाल है ना, हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल माना जाता है, ठीक। मतलब हिंदी भाषा का जन्म हुआ था उस टाइम पे। यह वह काल था जब अपभ्रंश या अपभट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था।
ठीक लगभग थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहा होगा, इसलिए उसको हमने क्या कह दिए, शिशुकाल कह दिया उसका। और हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट स्वरूप का विकास जो है उस समय नहीं हुआ था, और इसीलिए उसे हमने क्या कहा, हिंदी भाषा का शिशुकाल कहा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में हमने हिंदी भाषा की हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है उसे देख लिया है। अब हम अगला जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें हम ये देखेंगे कि मध्यकालीन हिंदी किस प्रकार की थी और उसके प्रमुख रचनाकार के बारे में चर्चा करेंगे, और आधुनिक कालीन हिंदी पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा मेरा ये प्रयास छोटा सा, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो, एक छोटा सा प्रयास था जो हो सकता है आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा लाभ दे सकें। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अगला वीडियो जो आए वो और इससे अच्छा बनाऊं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बस आपसे एक विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें